Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 7th July 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. We'll talk about the amendments in Environment Protection Act. Then also we'll see NATO's Ascension Protocol for Finland and Sweden. And then for the very first time, NFSA has released the state ranking index. We'll see the performance of states in this. And then there is this people and a place which is in news, which is Karakal Parks. तो ये Karakal Parks क्या है ये हम समझेंगे. And then lastly from health point of view we'll talk about Nairobi flies. So let's begin with this video. तो हमारा आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू रीड अबाउट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड अब रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर. सो बेसिकली अब जो इन्वायरमेंटल वायलेशंस जो होती हैं उन वायलेशंस के लिए मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है कि इन वायलेशंस के लिए हम फाइन ज़्यादा लगाएंगे इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट. इम्प्रिजनमेंट कम होगी और फाइन ज़्यादा होगा फॉर द इन्वायरमेंटल वायलेशन. सो बिकॉज ऑफ दिस द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केम इन न्यूज़. तो सबसे पहले तो जानेंगे व्हाट इज़ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. हालांकि आप इसे काफ़ी डिटेल में अपने इन्वायरमेंट की क्लासेस में पढ़ते हैं बट हम एक ओवरव्यू लेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि अब प्रेजेंटली क्या चेंज किया गया है, प्रेजेंट क्लॉज क्या है और उसके अंदर चेंज क्यों किया गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इट केम इनटू फोर्स ऑन 19 नवंबर 1986 में ये एक्ट आता है और इस एक्ट का मेन एम था कि इन्वायरमेंटल सेफ्टी को लेकर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें स्टडी किया जाए, एक प्लान बनाया जाए और इन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कि हमारी जो इन्वायरमेंटल सेफ्टी का जो इशू है इसे लेकर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सके. एंड ऑल्सो कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस बनाए जाएं कि कोई अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिससे कि इन्वायरमेंट थ्रेटन अप हो रहा है तो उससे डील करने के लिए एक स्पीडी और एक एडिक्वेट रिस्पॉन्स हमारे पास हो. एंड विद दिस एम द एक्ट एस्टैब्लिश्ड दिस काइंड ऑफ फ्रेमवर्क. तो ऑब्जेक्टिव तो यही था एज द नेम सजेस्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. दिस वाज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट. अब ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हम कर रहे हैं वी कैन डिराइव दिस फ्रॉम द zeal of constitution because this act was enacted under article 253 of our constitution. हमारे ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 253 है जिसके तहत हम एक ऐसा लेजिस्लेशन एनैक्ट कर सकते हैं जिससे कि हम हमारे जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उन्हें इफ़ेक्ट दे सकें. सो आर्टिकल 253 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. तो एक तो आर्टिकल 253 इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज इसके अंडर इसे इनैक्ट किया गया. लेकिन यहाँ पे आपको आर्टिकल 48A के बारे में भी पता होना चाहिए. आर्टिकल 48A क्या कहता है? इट इज़ अ DPSP. इट स्पेसिफाइज दैट द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड आवर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ. दिस इज़ आर्टिकल 48A. एंड ऑल्सो हमारा आर्टिकल 51A के अंदर हर एक सिटीज़न की ये फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. तो आर्टिकल 253 के अंडर EPA एक्ट आता है जो कि आर्टिकल 48A जो हमारी स्टेट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसे पूरा करता है और सिटीजन्स की जो फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट उसकी तरफ एक बड़ा स्टेप है. अब यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज़ किया गया कि इन्वायरमेंट क्वालिटी को लेकर इसे इम्प्रूव करने के लिए, इसे प्रोटेक्ट करने का जो रोल था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया. जितने भी तरह के सोर्सेज, जितने भी तरह के पोल्यूशन हैं इन सबको कंट्रोल किया जाए, इन सबको रिड्यूस किया जाए.
जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हैं, जो इनके इम्पैक्ट आ रहे हैं ऑन द इन्वायरमेंट और द इन्वायरमेंटल ग्राउंड्स पे जो भी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोहिबिट किया जाए, उनकी सेटिंग को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उनके ऑपरेशन को रोका जाए जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है. एंड इट ऑल्सो एस्टैब्लिश द अथॉरिटी which was charged with the mandate of preventing environmental pollution, कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन को हर एक फॉर्म में हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है. तो जितनी भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री में विच आर पेक्युलर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़, उन सब से डील करने के लिए भी इस अथॉरिटी को चार्ज किया गया. वेल, जो लास्ट अमेंडमेंट अब आया था 1986 में, इसके बाद लास्ट अमेंडमेंट 1991 में होती है. एंड प्लस वी हैव एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स जिसमें कुछ प्रोसीजर्स ले डाउन किए गए हैं फॉर सेटिंग सम स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और द इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, वो हमारे पास अलग से है. तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि जिस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुई है, ये एक्ट करता क्या है भाई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. नाउ लेट्स सी कि करंट अमेंडमेंट हुई क्या है. बट करंट अमेंडमेंट को समझने से पहले पता होना चाहिए कि पहले का क्लॉज क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इसमें अमेंडमेंट क्या प्रपोज की गई है. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इस एक्ट में ये कहा जाता है कि जो भी वायलेटर्स होंगे, दोज हु आर वायलेटर्स, दे विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट. उनको अप टू 5 years की इम्प्रिजनमेंट होगी विद अ फाइन ऑफ अप टू ₹1 lakh और बोथ. ये हमारा एक्ट कहता है. और अगर वायलेशंस कंटिन्यू होंगी तो एडिशनल फाइन लगेगा ऑफ ₹5000 एवरी डे. तो इससे बेसिकली ये है कि जो कॉन्ट्रावेंशन है वो कंटिन्यू होती जाएगी और जो कन्विक्शन है दे विल बी लिवाइड फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे जेल भी हो सकती है अप टू 7 years. तो ये प्रेजेंट क्लॉज था कि वायलेटर्स को इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी 5 years या फिर विद फाइन और बोथ, या फिर जो वायलेशंस हैं अगर वो कंटिन्यू होती जाएंगी तो एडिशनल ₹5000 एवरी डे जो फाइन है वो ऐड ऑन होता जाएगा. अब प्रपोज्ड अमेंडमेंट क्या है. अब जो क्लॉज है जिसमें कहा गया है कि इम्प्रिजनमेंट होगी, इसे रिप्लेस किया जाएगा दैट ओनली रिक्वायर्स देम टू पे अ फाइन. तो इम्प्रिजनमेंट को रिप्लेस करके कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फाइन पे कीजिए. अब यहाँ पे जो प्रपोज्ड फाइन्स हैं, ये इनका जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया है. सो अगर हम ओवरऑल देखें तो इट इज़ 5 to 500 times ग्रेटर देन व्हाट वाज करंटली लिवाइड. तो अगर इस एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन होती है, सो इन दैट केस पेनल्टीज कुड गो एनीवेयर फ्रॉम 5 lakh to ₹5 crore. तो बेसिकली यहाँ पे अगर इम्प्रिजनमेंट को हटाया गया है और सिर्फ पेनल्टी की बात हम कर रहे हैं, फ़ाइन की बात कर रहे हैं, तो फ़ाइन भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है. हाँ, हालांकि अगर कोई बहुत ही सीरियस या इंजरी होती है या लॉस ऑफ लाइफ होती है विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट और एनीथिंग, तो ऐसे केस में IPC 860 का सेक्शन वो लगेगा अलॉन्ग विद सेक्शन 24 ऑफ दिस एक्ट. तो इसके तहत हमारे पास IPC के अंडर भी ये केसेस जा सकते हैं अगर ये काफ़ी सीरियस हैं. अब जो जैसे कि हमारा एयर एक्ट है, यहाँ से जो प्रिजन की टर्म्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है क्योंकि वो एयर पोल्यूशन से डील करता है. वाटर एक्ट वाटर बॉडीज़ के रिस्पेक्ट में डील करता है. तो इन जैसे एक्ट्स में से जो प्रिजन की जो टर्म्स हैं उनको रिमूव करने का प्रपोजल आया है. अलॉन्ग विद दिस अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजुकेशन ऑफिसर, जो कि जिस तरह की इन्वायरमेंटल वायलेशन हुई है उसको लेकर क्या पेनल्टी बनती है वो डिसाइड करेंगे. एंड रिपोर्ट्स आर नॉट बीइंग सबमिटेड और इन्फॉर्म्ड एंड नॉट प्रोवाइडेड व्हेन डिमांडेड. तो ऐसी चीज़ों को उन्होंने डील करना है. अगर कोई रिपोर्ट है जो सबमिट नहीं की गई चाहिए थी, तो ऐसे केस में जो पेनल्टीज़ लगेंगी इसके लिए एक एजुकेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, इस प्रपोजल में ये भी कहा गया है कि जो पेनल्टीज से एक फ़ंड बनाया जाएगा और वो फ़ंड होगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फ़ंड. तो जो वायलेटर्स हैं उनसे जो फ़ाइन लिया जा रहा है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फ़ंड में जाएगा. सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड दिस प्रपोजल. अब देखें, जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने
उनको ये सजेशंस भी मिल रही थी, वो भी ये सजेशंस दे रहे थे कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल है, जो प्रोविजंस हैं, उनमें से जो फियर ऑफ इम्प्रिजनमेंट है कि अगर सिंपल वायलेशन भी हो गई तो देन द एक्ट सेज इम्प्रिजनमेंट, कि ये जो इम्प्रिजनमेंट का फेयर है इसे वीड आउट किया जाए। एंड फॉर दैट जो करंट हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, अब देखो जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा है रिसेंटली, तो वो भी किसके अंडर आएगा? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। उसी के तहत पेनल्टीज़ लगेंगी। अब सोचो अगर कहीं पे कोई प्लास्टिक मिला और उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट हो जाए, तो इट बेसिकली वीड्स दैट फियर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। उसे छोड़ के यहाँ पे फाइन्स लगाए जाएं और फाइन्स बढ़ा दिए जाएं। अब देयर सो मेनी पेंडिंग केसेस। अगर हम यहाँ पे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की बात करें, सो दे सॉ दैट कि इंडियन कोर्ट्स में ऐसे केसेस जो कि इन्वायरमेंटल वायलेशंस को लेकर होते हैं, उनको क्लियर करने में 9 to 33 ईयर्स लग जाते हैं। 2018 की बिगिनिंग में 45,000 ऐसे केसेस पेंडिंग थे और उसी साल में 35,000 केसेस और ऐड हो गए विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल वायलेशंस। सो वी कैन से कि लास्ट 5-7 ईयर्स में जो 7 इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनके 90% केसेस जो हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं। तो इम्प्रिजनमेंट को हटाकर फाइन का जो यहाँ पे मैकेनिज़्म है उसे लाया जाए, ये प्रपोजल इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने की है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? देखें, अब एक तो जो जिसने वायलेशन की वो फ़ाइन भरेगा। इस फाइन से हम फर्दर हमारी जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है इसे प्रमोट कर सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव द गाइडलाइंस, वी कैन वर्क ऑन द पॉलिसीज़, एंड हम इससे जो हमारी पब्लिक हेल्थ के अंदर जो टॉक्सिसिटी है, जो कि हार्मफुल एक्टिविटीज़ लाइक डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से जहाँ पे जो हो रही है, इन सब से हम डील कर सकते हैं। अब बहुत सारी बिजनेस कंपनीज दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल ब्रिंग अप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड प्लान्स, जो कि अपने बिजनेस एजेंडा में से फर्दर ऐड कर सकते हैं फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। एंड नाउ विद गवर्नमेंट एंटरिंग द स्पेस विद स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस, तो ये और भी बेनिफिशियल हो जाएगा। इससे जो डेली जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो रिड्यूस होगा। इससे हम जो ओवरऑल हमारा पोल्यूशन है उसे डिक्रीज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। हर एक गवर्नमेंट को अपनी कुछ न्यू और इम्प्रूव गाइडलाइंस लेकर आनी होंगी, पॉलिसीज़ लेकर आनी होंगी, ताकि जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो सकें। एंड दे कैन इवन डेवलप गाइडलाइंस फॉर द कंपनीज regarding environment protection and management, and they can report the same. तो जो strict rules बनाए जाएंगे with respect to the person or company, those are not following the guideline. Apart from this, when it comes to environment, हमें 3 R's जल्द से जल्द introduce करने होंगे, promote करने होंगे: reduce, reuse and recycle. Everyone should be taught how to reduce the waste production, how to reuse old products, and how to recycle material for the new usage. So this article is important for your environment point of view. इसे अच्छे से कवर कीजिएगा। EPA करंट अमेंडमेंट क्या है, प्रपोजल्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल नेटो से रिलेटेड है। तो हमने हमारे पिछले महीने जो करंट अफेयर्स वीडियोस कवर की थी, तब भी हमने देखा था दैट स्वीडन एंड फिनलैंड दे वांटेड टू जॉइन नेटो। इसी को लेकर नेटो, विच इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सो नेटो में इसे लेकर जो एक्सेशन प्रोटोकॉल है उसे यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। एंड हम देखेंगे कि नेटो का ये एक्सेशन प्रोटोकॉल क्या है। तो बेसिकली नेटो की जो 30 अलाइज हैं उन्होंने ये जो एक्सेशन प्रोटोकॉल है इसे साइन किया है। तो 30 जो करंट अलाइज हैं उन्होंने इस एक्सेशन प्रोटोकॉल को साइन किया है फॉर नेटो। एंड जो फिनलैंड और स्वीडन की जो एप्लीकेशन है उसे देखते हुए ये साइनिंग की गई है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्रोटोकॉल को साइन करना मतलब ये है कि अब ये दोनों कंट्रीज़ नेटो की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड दे कैन हैव एक्सेस टू द इंटेलिजेंस, बट इट विल नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय द नेटोज डिफेंस क्लॉज।
वो जो नेटो का डिफेंस क्लॉज है ना, कि अगर हमारे एक मेंबर के ऊपर आप अटैक करोगे तो इसे माना जाएगा कि सबके ऊपर अटैक है और हम सब उसका जवाब देंगे, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इसमें वो नहीं मिलेगी। जब नेटो का जो एक्सेस मिल रहा है, इट इज़ काइंड ऑफ एन एक्सेशन प्रोटोकॉल, इसके थ्रू अब नेटो के जो मीटिंग्स होंगी उनके अंदर फिनलैंड और स्वीडन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी वहाँ पे डिस्कशन होगी, जो भी इंटेलिजेंस आएगी, उसका एक्सेस उनको मिलेगा, लेकिन जो डिफेंस वाला क्लॉज है वो अप्लाई नहीं होगा। एंड दिस विल लाइकली टू टेक अप अ ईयर टू डू सो, जब तक ये डिफेंस वाले लॉ की बात होती है, जब तक रैटिफिकेशन नहीं होती। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं। अब देखो, एक तो यहाँ पे टर्किश चैलेंज है। टर्की थ्रेटन कर रहा है दैट दे कैन वीटो द मेंबरशिप ऑफ स्वीडन एंड फिनलैंड इन नेटो, even as the military alliance has formally paved the way for the two Nordic countries to join. पहले उन्होंने कहा था कि countries join कर सकते हैं, but now there are signs coming from Turkey that they can have the veto on the NATO's membership. Also, if Turkey will not ratify the membership of the NATO for the applicants, if they don't fulfill their promise to combat terrorism. So जब तक वो अपने टेररिज्म को कॉम्बैट नहीं करते, तब तक टर्की विल नॉट रेटिफाई द मेंबरशिप फॉर नेटो फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स। अब यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड देखें तो टर्की ये क्लेम करता है कि नॉर्वे और स्वीडन, जो कुर्दिश ग्रुप है PKK, जिनका एक आर्म्ड रिबेलियन चल रहा है फॉर द फाइट फॉर द सेपरेट कुर्दिस्तान, इनके जो लीडर्स हैं उनके लिए स्वीडन एंड फिनलैंड, दे आर वेरी सेफ हेवन। तो जब तक वो अपना ये क्लियर नहीं करते, जब तक वो इसे टेररिस्ट का हब नहीं बनने देते, काउंटर टेररिज्म को नहीं रोकते, तब तक हम उन्हें नेटो ज्वाइन नहीं करने देंगे। तो ये यहाँ पे टर्की जो कुर्दिश ग्रुप है, जो कुर्दिस्तान चाहते हैं, एंड ये जो कुर्दिश एरिया है ये बेसिकली टर्की, इराक, ईरान, सीरिया वाला जो एरिया है वो सब यहाँ पे इंक्लूड होता है। ये उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक तो टर्की का चैलेंज यहाँ पे आ जाता है। टर्की के साथ साथ यहाँ पे रशियन चैलेंज भी है। रशिया ने भी बार बार रिपीटेड वार्निंग दी है टू बोथ द कंट्रीज़ अगेंस्ट ज्वाइनिंग नेटो। इवन रशिया के तो फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा दिया था कि इसके बहुत ही सीरियस मिलिट्री और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज इस मूव से डायरेक्टली रशिया को थ्रेट पहुँचता है। Russia always had an issue with the expansion of the military infrastructure, and they will definitely provoke their response against this. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक 7 स्टेप मेंबरशिप प्रोसेस होता है, जो कि जिसे पूरा होने में 4 मंथ से लेकर 1 साल का टाइम लग जाता है। एंड इट इज़ रेजिंग कंसर्न इन बोथ द कंट्रीज़ ऑफ द पोटेंशियल अटैक फ्रॉम रशिया। अभी तक आर्टिकल 5 जो नेटो का है, जिसके थ्रू कलेक्टिव डिफेंस मिलती है सभी मेंबर्स को, अभी तक वो तो आया नहीं है। लेकिन इस मेंबरशिप प्रोसेस के चलते हुए भी जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर रशियन अटैक का थ्रेट है, पोटेंशियल है, तो उनको कलेक्टिव डिफेंस मिल नहीं पाएगी। अब इसे लेकर अगर हम स्वीडन और फिनलैंड का स्टैंड देखें तो both the countries, they have already stated that they have opposed to NATO's deploying nuclear weapons or to set up their military base in the country. Already they have admitted to the alliance, तब भी वो NATO को अलाउ नहीं करेंगे कि वो उनकी कंट्री में कोई न्यूक्लियर वेपन्स या फिर कोई मिलिट्री बेसिस को सेटअप करें। अब यहाँ पे जो नेटो के अलाइज हैं, दे आर मेड इट क्लियर कि उनकी जो कमिटमेंट रहेगी टू प्रोटेक्ट स्वीडन एंड फिनलैंड्स सेफ्टी। NATO has even increased its presence in this region. They are now having more exercises there. तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ का सिग्निफिकेंस देखें तो नेटो का मेंबर बनते ही जो कंट्री है उसे आर्टिकल 5 के थ्रू जो कलेक्टिव डिफेंस की गारंटी मिल जाती है। और यहाँ पे जो नॉर्डिक रीजन है उसकी एक जॉइंट सिक्योरिटी और एक डिफेंस वर्क एक तरह से फॉर्मलाइज हो जाएगा। बिकॉज अगर हम आसपास के नेबर्स देखें तो डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, दे आर ऑलरेडी मेंबर ऑफ नेटो, एज यू कैन सी इन द मैप एज वेल। तो इससे पूरा का पूरा जो नॉर्डिक रीजन है वो एक जॉइंट सिक्योरिटी और डिफेंस वर्क की तरफ बढ़ जाएगा।
इससे नेटो की जो कैपेबिलिटी है उसे एक बूस्ट मिलेगा टू काउंटर द लॉन्ग फ्रंटियर इन द वेस्टर्न रशिया। अब अगर देखा जाए तो फिनलैंड और रशिया भी बॉर्डर शेयर करते हैं, 1300 किलोमीटर का बॉर्डर है। लाटविया, नॉर्वे, एस्टोनिया, पोलैंड, लिथुआनिया, इन सब के साथ बॉर्डर है रशिया का, एंड ऑल ऑफ देम आर पार्ट्स ऑफ नेटो। इवन स्वीडन का जो एक आइलैंड है बाल्टिक सी में, विच इज़ गॉटलैंड, उससे बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकती है नेटो को। और यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात ये है कि रशिया को अगर नॉर्थ सी पहुँचना है, अटलांटिक पहुँचना है, तो इट गोज़ थ्रू द वे ऑफ बाल्टिक सी। और अब बाल्टिक सी के तरफ जो मेंबर्स जितने भी होंगे, ऑल ऑफ देम विल बी लिंक्ड बाय द नेटो कंट्रीज़, तो जिसकी वजह से रशिया बार बार इसे एज अ थ्रेट डिक्लेयर कर रहा है। अब एक और चीज़ है कि जब हम स्वीडन और फिनलैंड की बात करते हैं तो ये काफ़ी लंबे टाइम से न्यूट्रल कंट्रीज़ रहे हैं। नाउ व्हेन दे आर ज्वाइनिंग द नेटोज़ मेंबरशिप, तो वो अपना बहुत बड़ा जो उनका न्यूट्रलिटी का जो स्टैंड था वो उससे बाहर आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नेटो अपना एक्सपेंशन कर रहा है, इससे यूरोपियन सिक्योरिटी के अंदर यूएस का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है। Even during Cold War, US and Soviet Union, they met regularly to reduce the risk of war, especially nuclear. So these were the developments related to the joining of NATO, in NATO for Sweden and Finland, जो extension protocol चल रहा है. Moving ahead, our next news article is about the state ranking index under NFSA. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पहली बार स्टेट्स को रैंकिंग की गई है और एक स्टेट रैंकिंग इंडेक्स आया है। वेल, इस इंडेक्स का पर्पस था कि स्टेट्स के अंदर जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कैप्चर किया जाए। दिस TPDS जो सिस्टम है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत चलता है, एंड यहाँ पे स्टेट्स की रैंकिंग जनरेट की गई। इसके अंदर स्टेट्स ने जो डाटा प्रोवाइड किया है अबाउट देयर फूड एंड PDS सिस्टम, जो प्रोसेसेस वहाँ पे चल रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट नो वन गोज़ हंग्री इन आवर कंट्री। तो उस डाटा के बेसिस पे यहाँ पे स्टेट्स को रैंक किया गया। 3 पिलर्स यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ द कवरेज, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट द टारगेट एंड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जिसकी 45% वेटेज थी कि अबाउट कवरेज। एंड यहाँ पे फर्दर इसको 15 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया। वन वाज बेनिफिशियरी कवरेज एंड राइटफुल टारगेटिंग, द अदर वन वाज अबाउट द प्रोविजंस ऑफ NFSA, एंड द थर्ड वन वाज ग्रीवेंस रेजोल्यूशन। तो जो कवरेज था, जो टारगेटिंग थी, उन सबको 45% दिया गया और उनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। इसके अलावा डिलीवरी प्लेटफॉर्म के 50% वेटेज खुद की थी। तो कितनी एलोकेशन हो रही है, लास्ट माइल डिलीवरी कैसे हो रही है, इसको 25-25 के % में डिवाइड किया गया। देन थर्ड वाज द न्यूट्रिशन इनिशिएटिव। इसके अंदर इसकी मिनिमलिस्टिक वेटेज थी जो कि इसे असाइन की गई। नाउ परफॉर्मेंस अगर हम यहाँ पे देखें, सो आउट ऑफ 34 स्टेट्स एंड यूटी, उड़ीसा हैज़ टॉप दिस। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उड़ीसा ने इस इंडेक्स को टॉप किया है, एंड लद्दाख वाज ऑन द लास्ट नंबर इन दिस इंडेक्स। तो टॉप किया है उड़ीसा ने, लास्ट आया है लद्दाख। ना यहाँ पे जो 14 स्पेशल कैटेगरी यूटीज़ और स्टेट्स है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन स्टेट्स आ जाती हैं, रीजन्स आ जाते हैं, दे वर ऑल्सो रैंक्ड लोएस्ट। जनरल कैटेगरी स्टेट्स में गोवा लास्ट में आया है। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, दे हैव स्कोर्ड हाईएस्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन इन द इंडेक्स रिस्पेक्टिवली। प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो स्टेट्स ने डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड आंध्रा, ये टॉप 3 स्टेट्स हैं, याद रखेंगे, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड आंध्रा। इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स और आइलैंड्स आ जाते हैं, इस कैटेगरी के अंदर त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ने अच्छा परफॉर्म किया है। इन टर्म्स ऑफ कवरेज, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड दादरा नगर एंड हवेली एंड दमन एंड दीव का अच्छा स्कोर रहा है। दीज वर द टॉप 3। एंड जो बेस्ट डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इस सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को डिस्प्ले करते हैं,
इस कैटेगरी में बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं। सो यू शुड रिमेंबर दी स्टेट्स कि कौन से नंबर पे आया है। उड़ीसा फर्स्ट, सेकंड इज़ यूपी, थर्ड इज़ आंध्रा एंड लद्दाख केम एट लास्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव कराकल पाक्स। सो उज़्बेकिस्तान से ये न्यूज़ आई है। उज़्बेकिस्तान का एक ऑटोनॉमस प्रोविंस है कराकल पाकिस्तान, एंड यहाँ पे जो न्यू गवर्नमेंट के कुछ क्रैकडाउन्स हुए हैं, कुछ प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहे थे, एंड इस दौरान देयर वर मेनी पीपल हु वर किल्ड एंड वुंडेड। सो देयरफॉर कराकल पाकिस्तान बिकम इम्पॉर्टेंट। ये जगह क्या है? हु आर कराकल पाक्स? तो कराकल पाक्स ये जो नेम है, ये कराकल पाक लोगों का, कराकल पाकिस्तान एक बेसिकली ये एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है। अराउंड 2 मिलियन इस ग्रुप की पॉपुलेशन है। कराकल पाक का मतलब है ब्लैक हैट। सो दिस बेसिकली रेफर्स टू देयर ट्रेडिशनल हेड गियर, जो वो ब्लैक हैट पहनते थे। एंड कराकल पाक दे कंसिडर देमसेल्फ एज अ डिफरेंट कल्चरल ग्रुप इन उज़्बेकिस्तान। उनकी लैंग्वेज टर्किक लैंग्वेज है कराकल पाक। ये कज़ाक से बहुत क्लोजली रिलेट करती है। एंड देर आर 7 लैंग्वेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन उज़्बेकिस्तान स्कूल, एंड उन 7 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज कराकल पाक है। एंड यहाँ पे दे हैव दिस सेपरेट लैंग्वेज विच इज़ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ देयर कल्चरल आइडेंटिटी। एंड अगर हम देखें तो उनके जियोलॉजिकल नेरेटिव्स में देखें तो कराकल पाक क्लेम करते हैं दैट दे हैव द कॉमन ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू कज़ाक्स, उज़्बेक्स एंड टर्कमेन, बट दे बिलीव दैट ओवर द टाइम दे डाइवर्ज फ्रॉम द अदर्स। कि जो हिस्ट्री है यहाँ पे अगर हम जीनियोलॉजी देखें तो कज़ाक्स, उज़्बेक्स और टर्कमेन से ही वो डिराइव करते हैं, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम दे डाइवर्ज फ्रॉम द अदर्स। हिस्टोरिकल लिंकेजेस बेसिकली यहाँ पे जो कराकल पाक पीपल हैं, दे सेटल्ड अराउंड अम्मू दरिया। अम्मू दरिया रिवर है जो कि अराल सी में जाती है। तो अम्मू दरिया के अराउंड वो 18th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे सेटल डाउन हुए थे। एंड बाय 1873 दे पार्टली केम अंडर द रूल ऑफ रशिया, एंड देन इन 1920 दे वर कम्प्लीटली इनकॉर्पोरेटेड विद सोवियत यूनियन। एंड उनका ये जो रीजन है कराकल पाकिस्तान, ये रशिया का जो सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक था उस दौरान भी एक ऑटोनॉमस रीजन था, जिसके बाद इसे उज़्बेकिस्तान का पार्ट बना दिया गया इन द फॉर्म ऑफ कराकल पाल ऑटोनॉमस सोशलिस्ट रिपब्लिक। फिर उज़्बेकिस्तान ने सोवियत यूनियन से 1991 में इंडिपेंडेंस ली, एंड देन कराकल पाकिस्तान वाज formally recognized an autonomous region in Uzbekistan's constitution, and they have right to secede from one on the basis of nationwide referendum. अगर रेफरेंडम वहाँ पे होता है तो उसके बेसिस पे they have the right to secede as well. Moving ahead, next article is about Nairobi flies. So there are around 100 students in the eastern Sikkim. Those have reported of skin infections, which basically comes with when you come in contact with Nairobi flies. So Nairobi fly is a very it's an insect, species of insect जो कि East Africa की native है. It is also called as Kenyan flies or dragon bugs. They are very small and they are very beetle-like insect, and they belongs to 2 species. एक तो है Pederus eximus and the other one is Pederus sebaceus. They are basically orange and black in color, and they basically found in the areas where you have high rainfall. जिस तरह बाकी इंसेक्ट्स जो होते हैं, बीटल्स भी दे आर अट्रैक्टेड बाय द ब्राइट लाइट। अब इसका इम्पैक्ट ह्यूमन पे क्या होता है? दे एक्चुअली अटैक द पेस्ट विच बेसिकली कंज्यूम द क्रॉप्स। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे केस में तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल हो गया, बट जब वो ह्यूमन बींग के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आता है तो उस टाइम पे दे कैन कॉज हार्म। ये फ्लाइज बाइट नहीं करती, बट इफ़ एनीवन डिस्टर्ब देम व्हेन दे आर सिटिंग ऑन देयर स्किन, they release an acidic substance that causes burns. So this substance is basically pedrin. तो इससे irritation होती है when it comes in contact with the skin, and that leads to lesions and unusual mark and coloring on the skin. इसका major outbreak कीनिया में हुआ था, and as well as in the other parts of Eastern Africa. आउटसाइड अफ्रीका एक बार इंडिया में भी इसका आउटब्रेक आ चुका है। जापान, इसराइल, पैराग्वे,
ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस नायरोबी फ्लाई का आउटब्रेक आ चुका है। सब सिंपल मेजर्स हैं इससे बचने के लिए। स्लीप अंडर द मॉस्कीटो नेट, एंड अगर ये फ्लाई किसी पर्सन के ऊपर लैंड करती है तो इसे बहुत ही जेंटली ब्रश ऑफ करना चाहिए और इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड और टच। तो इससे वो अपना जो केमिकल है, जो एसिड है पेड्रिन, इसे रिलीज़ नहीं करेगी। इसके जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I will see you all in my next one. Thank you.